राइट। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो बेसिकली आज हम लोग ये वाली प्रॉब्लम करेंगे। तो इस प्रॉब्लम के अंदर आपके पास दो क्रेड्स हैं, वो एक के ऊपर एक है। और इस प्रॉब्लम के अंदर जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर इस प्रॉब्लम की यूनिक बात ये है कि इस पे डिफरेंट फोर्सेस के हिसाब से डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं आपके पास। अ, आपके पास कुछ बुक के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं जो एटलीस्ट 3 ग्रेड्स उनके ऊपर रखी होती हैं, तो उसके अंदर भी आपने निकालना होता है कि क्या ऊपर होता है क्या इन ईच बॉडीज के अंदर। एक सैंपल प्रॉब्लम भी है जो कि 3 बॉडीज के साथ, जो कि एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, तो उनके साथ डील करती है। तो आज हम लोग ये वाली प्रॉब्लम करेंगे। तो प्रॉब्लम पहले पढ़ लेते हैं। फोर्स P, ये वाली P इज अप्लाइड टू अ 200 kg ब्लॉक A, ठीक है, विच रेस्ट, अच्छा यहाँ रेस्ट अटॉप 100 kg ग्रिड, ठीक है। तो ये 200 kg 100 kg के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं। द सिस्टम इज एट रेस्ट व्हेन P is first applied, तो इनिशियली ये लोग इक्विलिब्रियम की अंदर से। डिटरमिन व्हाट हैपेंस टू ईच बॉडी इफ P is equal to 600, 800 और 1200। तो बेसिकली आपने देखना है कि क्या नाम है, जब P की फॉर एग्जांपल ए पार्ट के अंदर 600 न्यूटन फोर्स होगी, तो फिर क्या होगा। तो बेसिकली इन बॉडीज के ऊपर क्या हो सकता है, मतलब जो जो क्वेश्चन है कि डिटरमिन व्हाट हैपेंस टू ईच बॉडी, मतलब क्या हो सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि हम लोग फ्रिक्शन के चैप्टर पे हैं, इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली हम लोग सिर्फ ये देख रहे होंगे कि क्या ये स्लाइड करती है या नहीं करती, राइट। तो बेसिकली स्लाइड कब करेगी, ये ए स्लाइड तब करेगा, बेसिकली ए स्लाइड तब करेगा जब बेसिकली पी की वैल्यू, जो पी अप्लाइड फोर्स है, वो उसकी मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाती है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि आपके पास इस तरह ग्राफ होता है, तो अगर ये जो पॉइंट होता है आपका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको हम लोग अक्सर एफ मैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर P की वैल्यू एफ मैक्स से ज्यादा हो जाएगी, तो इसका मतलब आप किनेटिक फ्रिक्शन की रेंज पे आ जाएंगे। तो जब किनेटिक फ्रिक्शन की रेंज पे आ जाएंगे, इसका मतलब A मूव कर रहा होगा। तो इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। हमारे पास बेसिकली एक पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ ए जो ए ब्लॉक है, सिर्फ ये मूव करे, बी मूव नहीं करे। और ऐसा भी हो सकता है कि ए मूव ना करे, बी मूव करे, राइट। तो सिर्फ ये मूव करे, मगर आपके पास ए के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो, राइट। तो ये कम्प्लीटली पॉसिबल है कि ए इसके ऊपर, ये इन दोनों के दरमियान कोई मूवमेंट नहीं है, मगर ओवरऑल बी मूव कर रहा है, राइट। तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ए भी मूव कर रहा हो, एट द सेम टाइम बी भी मूव कर रहा हो, राइट। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं। तो इस पे आपने देखना होगा कि कौन सा बेसिकली आपके केस पे क्या सिचुएशन होगी। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अच्छा, जब हम लोग इसको करेंगे, हम लोग पाउंड्स के अंदर कर रहे हैं। किसी स्टूडेंट ने सवाल पूछा है, एक दफा उनका आंसर कर लेते हैं। जी अब्दुल्ला। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर वो आपने अभी ये बात की थी कि जो एक और केस होगा जिसमें ए भी मूव कर रहा होगा बी भी मूव कर रहा होगा। जी तो सर जिस ये केस अगर ए भी मूव कर रहा होगा बी भी मूव कर रहा होगा तो ये हो सकता है कि ए बी के ऊपर से गिर जाए, लेकिन अगर बी मूव कर रहा है और ए उसके ऊपर है तब भी ए मूव कर रहा है। ठीक है। लेकिन उस सूरत में जो ए बॉक्स के अक्रॉस म्यू एस और म्यू के है वो तो अफेक्ट नहीं करेगी ना हमारी कैलकुलेशंस के ऊपर। अगेन फिर से रिपीट करें, आप क्या कह रहे हैं। सर अभी आपने कहा कि ए और बी भी एक कंडीशन होगी जिसमें दोनों मूव करेंगे, ठीक है। तो उनमें भी ए बी कंडीशन निकालें। ए में ये कर दें कि ए मूव करे लेकिन मूव करके बी के ऊपर से गिर गया, ठीक है। ठीक है। तो इस कंडीशन को साइड पे रख के बी इस कंडीशन के ऊपर आते हैं जिसमें बी मूव कर रहा है और ए बी के ऊपर है इसलिए ए भी मूव कर रहा है। लेकिन इस कंडीशन में जो म्यू एस और म्यू के है वो अफेक्ट तो नहीं कर रहे होंगे ना जो ए वाले हैं अपनी कैलकुलेशंस के ऊपर। नहीं देखें, हम लोग ये नहीं अभी जो हमारा हम लोग राइट नाउ जो कंसिडर करेंगे तीनों केसेस के अंदर, हम ये नहीं देखेंगे कि ए अब गिर गया है तो फिर उसका बी उसके आगे है, तो ये आगे पीछे, मतलब इसको भी हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे। जैसे हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तो हम लोग सिर्फ इनिशियल स्टेजेस देख रहे हैं कि जब पी हमने फोर्स अप्लाई की है,
ठीक है, जब सिस्टम रेस्ट पे पी जब पहली दफ़ा अप्लाइड हुआ है तो फिर क्या होता है, तो उसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे। तो एक दफ़ा ऑफ कोर्स अगर आपके केस में पोटेंशियली अगर ए यहाँ नीचे गिर जाते तो ऑफ कोर्स जो ऊपर वाले जो म्यू एस और म्यू के है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो मतलब डिसअपीयर हो जाएगा और आप सिर्फ सरफेस और बी के दरमियान के जो म्यू एस एंड म्यू के है उसको कंसिडर कर रहे होंगे। ठीक हो गया। ठीक है, ऑलराइट। तो अब हम लोग पार्ट ए की तरफ आते हैं। तो बेसिकली सॉल्यूशन के अंदर यहाँ हम लोग पाउंड्स के अंदर फोर्सेस देख रहे हैं, यहाँ सवाल के अंदर न्यूटन्स के अंदर गिवन था, तो कोई मसला नहीं है। बेसिकली ओवरऑल स्टिल आपके पास सेम चीज़ है। तो अगर हमारे पास पी की वैल्यू 60 पाउंड्स होते हैं, ठीक है, अब ये मैं 60 पाउंड इसलिए कर रहा हूँ कि इसका जो सोल्यूशन मैनुअल है उसके अंदर एसआई वर्जन यूज नहीं हुआ हुआ, और कुछ लोगों के पास जो बुक भी होगी वो एसआई वर्जन की नहीं होगी, उस पे इंपीरियल यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ पाउंड्स होते हैं। तो हम लोग इन टर्म्स ऑफ पाउंड कर लेंगे, कैलकुलेशंस बेसिकली ज़्यादा मैटर करती है यूनिट्स के कंपेयर, तो जो कैलकुलेशन है उस पर ज़्यादा फोकस करें। तो सबसे पहले पहला स्टेप होता है आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनानी होती है। अब क्योंकि यहाँ दो बॉडीज हैं, ए एंड बी सेपरेट बॉडीज हैं, हम इनकी सेपरेट अलग अलग से फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाएंगे। तो ए की अलग बनाएंगे और बी की अलग बनाएंगे। तो जब ए को हम लोग कंसिडर करेंगे, ए को, तो ए के अंदर हम देख सकते हैं कि ए के अंदर आपके पास एक पी फोर्स लग रही है, ठीक है, टुवर्ड्स राइट। अब क्योंकि हम लोग पी फोर्स टुवर्ड्स राइट लग रही है तो मोस्ट प्रॉब्ली इसका जो मोशन है वो टुवर्ड्स राइट ही होगा। तो अगर इसका मोशन टुवर्ड्स राइट होगा तो फ्रिक्शन आपकी टुवर्ड्स लेफ्ट होगी, क्योंकि हमने फ्रिक्शन डिसाइड किया कि फ्रिक्शन ये बात की थी कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन के ऑपोजिट होती है। तो फ्रिक्शन को मैंने टुवर्ड्स लेफ्ट कर दिया। फ्रिक्शन का जो यूनिट फ्रिक्शन का जो नाम दिया हुआ है मैंने वो एफ ए बी दिया हुआ है, क्योंकि वो ए और बी के दरमियान एक्ट कर रही है। उसके बाद आपका जो वेट है वो डाउनवर्ड्स है, तो डब्ल्यू ए इसका वेट है जो कि उसके डाउनवर्ड होगा। और ऑफ कोर्स जब वो वेट डाउनवर्ड होगा तो आपके पास जो आपका नॉर्मल जो फोर्स है वो अपवर्ड होगी। तो नॉर्मल फोर्स इस पे ग्रेड बी लगाएगा और जो कि अपवर्ड होगी और वो ऊपर की तरफ है, जैसे ये है। फिर आपके पास जब हम लोग पार्ट बी के अंदर आएंगे, मतलब बी बॉडी के अंदर आएंगे, सॉरी पार्ट बी नहीं, मतलब बॉडी बी के ऊपर आएंगे, तो आपके पास बॉडी बी का अपना वेट, जैसे ये डब्ल्यू बी से तो रिप्रेजेंट किया भाई, ये तो डाउनवर्ड है, क्योंकि इसके ऊपर बॉडी ए रेस्ट कर रही है तो ये भी उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी इन वाई डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो वो हमने डब्ल्यू ए से डाला हुआ है। फिर उसके बाद इसका जो अपना नॉर्मल ये जो सरफेस है, जो नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा उसको हम लोग एन बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और एन बी बेसिकली डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी का कॉम्बिनेशन होगा, सम होगा, क्योंकि हम लोग समेशन वाई एफ वाई जब करेंगे तो वो इसका सम होगा। अच्छा, अब पार्ट ए के अंदर जो आपकी फ्रिक्शन थी वो, मतलब बॉडी ए के अंदर फ्रिक्शन आपकी टुवर्ड्स लेफ्ट थी। तो जब हम लोग पार्ट बॉडी बी के ऊपर आएंगे तो बॉडी बी की जो फोर्स है फ्रिक्शन, ये वाली फ्रिक्शन, वो उसकी रिएक्शन लग रहा होगा राइट पे, तो इसका रिएक्शन, इसका ऑपोजिट रिएक्शन जो होगा वो यहाँ लग रहा होगा, जो कि बेसिकली आपके पास इस तरफ होगा। और फिर क्योंकि आपके पास हम लोग फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, टुवर्ड्स राइट लगा रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली इसका मोशन भी इस तरफ होगा, तो जो आपका फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट पे हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरह हम लोग डिसाइड करेंगे क्या नाम है आपके पास फ्रिक्शन किस डायरेक्शन पे और बॉडी किस तरह मूव करेगी। अच्छा, सिंगल बॉडी इसलिए हम लोग इसको ये भी सवाल हो सकता है कि ये दोनों सिंगल बॉडीज क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इट्स कम्प्लीटली पॉसिबल हमारे सिनेरियो पे कि पी फोर्स इतनी हो जाए कि बी मूव नहीं करे और ए मूव करे। तो इस केस पे अगर हम लोग इनको एज अ सिंगल बॉडी कंसिडर करते तो वो assumption हमारी वैलिड नहीं रहेगी, क्योंकि अगर हम लोग एक बॉडी कंसिडर करेंगे तो हमने स्टैटिक्स के अंदर हमेशा हम लोग ये चीज पढ़ते हैं कि अगर हम लोग एक बॉडी कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल इसको हम लोग एक बॉडी कंसिडर करें, तो उस केस पे हम लोग इसके अंदर कुछ भी नहीं देख रहे, तो बेशक इसके अंदर स्लाइडिंग हो जाए या कुछ हो जाए तो वो नहीं देखेंगे। और हमने ये भी डिसाइड किया कि ऐसा भी हो सकता है कि ए
मूव कर रहा हूँ मगर बी मूव नहीं कर रहा, तो इन केस अगर हम लोग सिंगल बॉडी कंसिडर करें तो बॉडी डिफॉर्म हो रही होगी, विच इज नॉट व्हाट वी वांट, राइट। तो बेसिकली इस वजह से हम लोग कहते हैं कि क्या नाम है आपकी, हम लोग इनको दो सेपरेट बॉडीज पे कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम्स बना लिए हैं, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या कहते हैं किस तरह उसको आगे लेके चलना है। अच्छा, एक सवाल है उसको देख लेते हैं। जी अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मैं ये पूछ रहा था कि अगर हम जितनी मर्जी फोर्स लगाएं सर इसमें ए या बी, ए पे क्योंकि पी फोर्स तो डायग्राम में ए पे ही लग रही है, जी जी जितनी मर्जी हम फोर्स लगा लगेगी तो ए पे बी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला फिर। ठीक है, तो इसी इसी चीज को जब हम लोग तीनों एग्जांपल्स देखेंगे ना आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं और फिर आपका आंसर प्रॉब्लम के अंदर ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके। तो एक और स्टूडेंट ने फिर से पूछा कि ए एफ ए बी टूवर्ड्स लेफ्ट कैसे है। तो एफ ए बी लेफ्ट इस वजह से है कि आपका जो मोशन है वो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि क्योंकि फोर्स आपकी टूवर्ड्स राइट लग रही है, तो ये जो ए ब्लॉक है ये टूवर्ड्स राइट मूव करेगा। तो क्योंकि वो ए ब्लॉक राइट मूव करेगा तो एफ ए बी लेफ्ट की तरफ होनी चाहिए। जब हम लोग पार्ट बी के अंदर आएंगे तो पार्ट बी के अंदर क्योंकि ये डिफरेंट बॉडी है तो इसका जो फ्रिक्शन है उसका रिएक्शन लग रहा होगा यहाँ बी पे, इसका रिएक्शन लग रहा होगा। ठीक है, तो जब इसका रिएक्शन लगेगा तो इसका रिएक्शन जो होता है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ से ऑपोजिट है, इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। तो जब इक्वल एंड ऑपोजिट होगा तो बेसिकली इसकी वैल्यू टुवर्ड्स राइट हो जाएगी विद द सेम वैल्यू। तो जो भी इसका आंसर यहाँ है, अगर लेट्स से 100 है तो वही 100 के साथ ये ऑपोजिट डायरेक्शन पे हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अपनी इक्वेशंस के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। जब p की वैल्यू हमें पता है 60, अब सबसे पहले तो हम लोग यूँ कर सकते हैं कि हम लोग n की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि n हमारी नॉर्मल फोर्स है और हमारी नॉर्मल फोर्स अगर हम लोग y के अंदर कंसिडर करें तो y के अंदर हमारे पास सिर्फ WA है। तो समीशन Fy इज इक्वल टू 0 अगर लगाएंगे तो NAB will equal to WA और which is 200 पाउंड्स। 200 पाउंड्स इसलिए कि बेसिकली आपके पास ये पाउंड्स के अंदर है, तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। तो लेट मी जस्ट मार्क इट। तो बेसिकली जो केजी आपकी एसआई यूनिट्स वाली बुक्स पे था, ये बेसिकली सॉल्यूशन मैनुअल के अंदर ये 200 पाउंड्स कंसिडर कर रहे हैं और ये भी आपका 100 पाउंड है। ठीक है, तो बाकी ओवरऑल सारा सब कुछ सेम है, बस यहाँ क्योंकि केजी भी लिखा तो मैंने कहा ये ना कोई लोग कंफ्यूज हो जाए। तो क्योंकि ये आपके पास वेट, ये वेट 200 था तो जो एन ए बी होगा वो भी 200 ही होगा, तो उसको हम लोग यहाँ लिख दिया हमने। ठीक है, फिर हम लोग अगर इस पार्ट बी जो बॉडी बी है इस पे अगर हम लोग देखें तो इसका जो एन बी होगा वो क्या होगा, वो डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी होगा। तो एन बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। तो यहाँ 200 था, ये 200 है, ये 100 है, तो 200 प्लस 100 300। तो एन ए बी की वैल्यू 300 हो गई। तो बेसिकली समीशन एफ वाई से हमारे पास दोनों बॉडीज के क्या आ गए, नॉर्मल फोर्सेस आ गए हमारे पास। अच्छा, बाकी किसी को मेरी आवाज लैग हो रही है या आवाज कट रही है किसी के लिए, तो रिप्लाई करके मुझे बता दें। अच्छा, तो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं उनके लिए लैग कर रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि लैग नहीं कर रहा। तो बेसिकली जिनके लिए लैग कर रहा है तो जस्ट ट्राई टू बेयर विद इट। मैं इसकी रिकॉर्डिंग आज ही अपलोड कर, जैसे लेक्चर खत्म होता है तो मैं इसको कन्वर्ट करके इसको अपलोड कर देता हूँ। तो अगर आपको लैग हो रहा है तो फिर आप यूट्यूब के अंदर जहाँ मैं अपलोड करूँगा वहां से जाके इसको फिर से देख सकते हैं। तो जब जिनके लिए नहीं लैग कर रहे तो वो अभी से हम कंटिन्यू करते हैं। और अगर बेशक अगर आपके लैग कर रहे हैं तो आपने स्टिल इस क्लास के साथ रहना, क्योंकि हमने अटेंडेंस क्लास के एंड पे लेंगे और हमारे पास टाइम अभी ठीक है 1:07 हो रहे। राइट, तो बैक हम लोग कहाँ थे। हमने एफ समीशन एफ आई इज इक्वल टू 0 कर लिया, तो हमने नॉर्मल फोर्सेस फाइंड कर लिए।
एक दफा नॉर्मल फोर्सेस फाइंड कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, नहीं अभी नहीं लेंगे हम लोग, क्लास के एंड पे लेंगे। तो एक दफा हमने नॉर्मल फोर्स फाइंड कर लिया, अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली फ्रिक्शन की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, हम कहते हैं कि हम लोग अज्यूमिंग इक्विलिब्रियम, हम फिर इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लगाते हैं, विच इज समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 लगाने से पहले हम ये भी कर सकते हैं कि हम पहले फाइंड करें कि अच्छा जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या होगी दोनों केसेस में, मतलब इस बॉडी के लिए और इस बॉडी के लिए मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स क्या होगी। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स हमें पता है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। तो अगर हम लोग एफ ए बी की मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकालें तो वो क्या होगी, वो म्यू एस इंटू एन ए बी होगा। म्यू एस हमें ऑलरेडी पता है 0.5 और इसका एन ए बी 200 आ रहा है, तो 0.5 इंटू 200 100 पाउंड्स बनती है। और अगर हम लोग बॉडी बी के लिए निकालें तो बॉडी बी की जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है वो म्यू एस इंटू एन बी है, एन बी की वैल्यू 300 है, और 0.25 इंटू 300 होगा जो कि 75 पाउंड होगी। जो 0.25 की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ से आई है। ठीक है, तो हमारे पास अब हमें दोनों की मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स पता चल गई। अच्छा, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स पता चल गई, इससे क्या पता चलेगा, अब बेसिकली जब हम लोग समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 जब लगाएंगे, वहां से हम लोग क्या कहते हैं एफ ए बी की वैल्यू जब फाइंड करेंगे, तो अगर वो फॉर एग्जांपल एफ ए की वैल्यू एफ ए बी मैक्सिमम से ज्यादा हो, मतलब 100 पाउंड से ज्यादा होगी, तो उसका मतलब कि ये बॉडी स्लाइड कर रही है, राइट। और इसी तरह अगर एफ बी हम लोग निकालें और एफ बी भी अगर 75 से ज्यादा हो, तो इसका मतलब जो ग्रेड बी है वो ग्राउंड के ऊपर स्लाइड हो रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स भी हम लोग निकालते हैं। ओके, अब हम लोग समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 की तरफ आते हैं। तो जब हम लोग पहली बॉडी ए के ऊपर जब हम लोग ये लगाएंगे समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो बेसिकली पी would be equal to FAB। तो P is equal to FAB जब लगाएंगे तो क्योंकि P की वैल्यू 60 थी तो FAB की भी वैल्यू 60 हो जाएगी। अगर हम लोग बॉडी B की तरफ आए तो बॉडी B के अंदर भी FAB is equal to FB, राइट, क्योंकि यही दो एक्स एक्सिस के अंदर फोर्सेस हैं। तो FAB is equal to FB, और क्योंकि FAB की वैल्यू हमारे पास 60 आ रही थी तो FB की भी वैल्यू 60 हो गई। ठीक है, तो अब क्या होगा, क्योंकि हमने चेक किया कि एफ ए बी और एफ बी दोनों अपने एफ ए बी 100 से कम है, तो आपके पास यहाँ कोई मूवमेंट नहीं होगी, ए बी के ऊपर कोई स्लाइड नहीं होगा, और एफ बी 75 से कम है। ठीक है, तो यहाँ भी आपके पास कुछ मूवमेंट नहीं हो रही। ठीक है, तो दोनों केसेस पे आपके पास दोनों ब्लॉक्स स्टेशनरी रहेंगे। तो जब हम लोग पी फोर्स 60 पाउंड्स की लगाएंगे तो आपके पास कुछ मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो प्रीटी सिंपल। अब हम लोग आते हैं कि जब हमने 80 पाउंड्स की फोर्स लगाई है, ठीक है, ये पार्ट बी है, पार्ट बी। तो जब पार्ट बी हमने 80 पाउंड की फोर्स लगाई है तो उसके अलावा जो बाकी चीजें थी वो तो सेम है। एन ए बी हमारा सेम रहेगा, एन बी हमारा सेम रहेगा। ठीक है, ये दोनों की वैल्यू सेम है। जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है दोनों केसेस पे एफ ए बी की और एफ बी की दोनों की वही वैल्यूज हैं, 100 और 75। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वही एफ समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 की इक्वेशन लगाएंगे। ए पे जब लगाएंगे तो P वुड बी इक्वल टू एफ ए बी, तो उसकी वैल्यू 80 आ रही है हमारे पास। और जब हम लोग बॉडी बी के ऊपर यही लगाएंगे तो एफ ए बी वुड बी इक्वल टू एफ बी, तब आपके पास एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी 80 आंसर आ रहा है इसका। अच्छा, अब हम लोग कंपेयर करते हैं इनको मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से। तो अगर हम लोग पार्ट एफ ए बी को कंसिडर कर रहे हैं, अगर हम लोग एफ ए बी को कंसिडर करें तो यहाँ 80 आ रहा है और इधर 100 लग रहा था, तो 80 क्योंकि 100 से कम है तो यहाँ आपके पास कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही। ठीक है, मूवमेंट इसलिए नहीं हो रही कि आपके पास जो
फ्रिक्शन फोर्स यहाँ जो प्रोड्यूस हो रही है फ्रिक्शन फोर्स वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से कम है, ठीक है। तो आप अपने स्टिल जो आपके पास ये वाला जो स्टेज है इस पे आप इस लाइन से अभी कम है, इससे हम लोग पीछे हैं। और अगर हम लोग एफ बी को देखें, अगर हम लोग एफ बी को देखें तो एफ बी की वैल्यू 80 आ रही है, हालांकि जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है वो 70 है, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स 70 है और एफ बी का आंसर आ रहा है 80। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ जो बनाए तो इसका ग्राफ इस तरह था। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका, ठीक है, ये आपका 75 है यहाँ। और आपका जो आंसर आ रहा था, आपका उस आंसर वो जो आंसर था वो 75 से ज्यादा आ रहा था, ठीक है। क्योंकि 75 से ज्यादा आ रहा था, आप इसका मतलब आप मैक्सिमम मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से भी आगे चले गए हैं। अब क्योंकि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से भी आगे चले गए हैं, इसका मतलब यही होगा कि आप काइनेटिक फ्रिक्शन की रेंज पे हैं। तो एफ बी इज ग्रेटर देन एफ बी मैक्स, विच मीन्स कि आपका जो ब्लॉक बी है, ये वाला ब्लॉक, ये मूव करेगा, राइट। और जब हम कहते हैं कि जब वो काइनेटिक फ्रिक्शन की रेंज पे आ जाता है, जब काइनेटिक फ्रिक्शन की रेंज पे आ जाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं, वो फिर हम लोग बेसिकली यूं करते हैं कि एफ बी इज इक्वल टू म्यू एस म्यू के, ठीक है। म्यू एस को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए यूज करते हैं, तो म्यू के इंटू एन, तो इस केस पे एन बी था। तो इसकी वैल्यू फिर हम लोग किस तरह फाइंड करेंगे, 0.15 इंटू 0.15 कहाँ से आएगा, 0.15 इधर से आएगा, जो आपके पास बेसिकली ये है, यहाँ से आ गया। और एन बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ 75 आ रही थी, तो 75 के साथ, नहीं सॉरी 75 नहीं थी, एन बी की वैल्यू आ रही थी आपके पास, इधर हमने लिखी हुई है एन बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी विच इज इक्वल टू 300, तो 300। तो इस तरह हम लोग 0.15 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई बिलीव के आंसर होगा आपका 45, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जो आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू है वो 45 और पाउंड्स आ गई, राइट। तो बेसिकली इस तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली कंक्लूजन क्या निकला पार्ट बी का, ठीक है। पार्ट बी था ये, मैंने गलती से ए लिखा हुआ है, इसको मैंने पहले करेक्ट कर लिया था, फिर से करेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा पार्ट बी था जब हमारी 80 पाउंड की फोर्स लग रही थी। तो पार्ट बी का कंक्लूजन ये है कि हमारे पास ए और बी के दरमियान कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, मगर बी जो ब्लॉक है वो ग्राउंड के ऊपर स्लाइड करेगा। तो अगर अली अभी तक हमारे साथ ज्वाइन है तो ये अली आपका क्वेश्चन यहाँ आंसर हो जाता है कि हम इनको एज ए सेपरेट बॉडीज क्यों नहीं कंसिडर कर रहे, क्योंकि अगर मोशन हो तो वो सिर्फ यहाँ हो सकता है, यहाँ नहीं होना चाहिए। मगर हम लोग यहाँ पार्ट बी के अंदर हमने यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग जब पी फोर्स लगा रहे थे तो रिगार्डलेस यहाँ कोई मोशन नहीं हुआ, मगर इधर फिर भी मोशन आपके पास हो रहा है, ठीक है। तो ये कभी कभी ऐसा भी होता है, आप इसको ट्राई करके भी देख सकते हैं कि एक कॉपी के ऊपर दूसरी कॉपी रखें, ठीक है। और जो ऊपर वाली कॉपी है उसको अगर आप फोर्स लगाएं तो एक पॉइंट आएगा जिसपे सिर्फ नीचे वाली जो ब्लॉक है वो ग्राउंड अपनी टेबल के ऊपर स्लाइड करेगी, मगर उन दोनों कॉपीज के दरमियान कोई मोशन नहीं होगा, राइट। तो ये बेसिकली ये वो सिनेरियो है। तो अब हम लोग पार्ट नंबर सी के अंदर आते हैं, ठीक है। पार्ट सी के अंदर ये बेसिकली आपका पार्ट सी है, इसको मैं चेंज करना भूल गया था। तो ये हमारा पार्ट सी है। अब पार्ट सी के अंदर हमारे पास पी की वैल्यू 120 पाउंड लग रही है, ठीक है। पहले 80 लग रही थी, अब 120 हो गई है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या फर्क आता है। तो हमारा जो एन ए बी होगा और एन बी, उनकी वैल्यू स्टिल सेम होगी, मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यूज भी हमारे पास स्टिल सेम होगी, ये 100 था, ये 75 था। अब हम लोग अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन अगर लगाएं तो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। पार्ट ए के अंदर बॉडी ए basically would give you P is equal to FAB, so P is equal to FAB,
जो कि 120 पाउंड्स यहाँ इसका आंसर आता है। और तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं क्योंकि 120 आंसर आ रहा है, 120 बेसिकली 100 से ज़्यादा है। क्योंकि 100 से ज़्यादा है इसका मतलब कि हम लोग मैक्सिमम फ्रिक्शन से आगे निकल गए हैं, तो बॉडी मोशन के अंदर आ रही है। इसका मतलब कि हमारा ए बी के ऊपर स्लाइड हो रहा होगा। और कितनी फ्रिक्शन फोर्स से स्लाइड हो रहा होगा, क्योंकि वो किनेटिक फ्रिक्शन की रेंज पे आ गया। अब हम लोग इसका जो आंसर होगा वो किनेटिक फ्रिक्शन वाले फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। तो एफ ए बी का जो आंसर होगा वो किनेटिक फ्रिक्शन वाले फॉर्मूले से आएगा, क्योंकि वो मूव हो रहा था। और किनेटिक फ्रिक्शन का जो म्यू के है वो यहाँ से फाइंड होगा 0.3, और एन ए बी हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ था 200। तो 0.3 इंटू 200 करेंगे तो हमारे पास 60 पाउंड आ जाएगा। तो इसका मतलब कि एफ ए बी का जो एक्चुअल आंसर है वो 60 पाउंड है। अच्छा, और एक चीज हम लोग रिमूव कर देते हैं, ये चीज ठीक हो गया। ओके, तो एफ ए बी का आंसर 60 पाउंड होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ इक्वेशन लगाएंगे, ब्लॉक बी के ऊपर इक्वेशन लगाएंगे। अगर ब्लॉक बी के ऊपर इक्वेशन लगाएंगे समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी। तो एफ ए बी जब एफ बी के इक्वल होगा तो इसका मतलब एफ बी की वैल्यू 60 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 60 को कंपेयर करें मैक्सिमम के साथ। तो मैक्सिमम एफ ए बी का आंसर 75 है, तो ये 75 से कम है, जिसका मतलब कि ये यहाँ ये स्टेशनरी रहेगा। तो जो हमारी कंक्लूजन है पार्ट सी की कंक्लूजन ये है कि ब्लॉक ए स्लाइड्स टू द राइट रिलेटिव टू बी, बट बी इज स्टेशनरी। ठीक है, तो बी आपका स्टेशनरी है, बट ए बी के ऊपर स्लाइड हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इस तरह इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कंप्लीटली हमारा पार्ट ये पूरा सवाल आंसर हो जाता है। तो पार्ट ए बी सी हमने सारे कर लिए हैं। तो अब हम लोग आते हैं एक दूसरी प्रॉब्लम के ऊपर, और ये बेसिकली आज हमने सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स करनी थी, तो ये आज की दूसरी प्रॉब्लम है। ओके, तो वो हमने इससे पहले ये सारा कंक्लूड कर लिए। तो क्योंकि हमारे पास सिर्फ 120 हो रहे हैं, 10 मिनट रहते हैं, तो हम लोग दूसरी वाली प्रॉब्लम करते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं सबसे, और अटेंडेंस भी कर लेंगे, अभी नहीं, जब मैं कहूँगा तब। ओके, तो ये है आपकी बुक का 624 क्वेश्चन। आपने ये करना है, डिटरमिन द रेंज ऑफ वैल्यूज m फॉर विच द ब्लॉक 100 kg ब्लॉक टुवर्ड्स, ये जो यहाँ है, इज इन इक्विलिब्रियम, ऑल व्हील्स एंड पुलीज हैव नेग्लिजिबल फ्रिक्शन डॉट। अच्छा, तो बेसिकली ये वही है जैसे हमने पहले किया था, जिसके अंदर हमने m की रेंज फाइंड करनी है, m की बेसिकली मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड करनी है, जिसपे ये जो 100 kg का ब्लॉक है ये ना नीचे की तरफ जाए ना ये ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, तो वो हमने फाइंड करना है। तो किस तरह करेंगे, हमने ये पहले भी किया हुआ है। तो अब हम लोग, क्योंकि इसके अंदर दोनों डिफरेंट डिफरेंट इंक्लाइन सरफेस पे हैं, तो इसके अंदर लगा के देखते हैं कि किस तरह लगता है। तो सबसे पहला स्टेप हमेशा हमारा फ्री बॉडी डायग्राम का होता है। हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो अगर मैं इस एम ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो वो इस तरह बनेगी। हमारे पास जो वेट है वो डायरेक्टली डाउनवर्ड एक्ट करता है। ठीक है, तो ये डब्ल्यू जो है ये डायरेक्टली आपका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। आपका जो टेंशन टी है वो इंक्लाइन पे है, वो एट एंगल है। ठीक है, और इसका एंगल हमें सवाल के अंदर बताया हुआ कि वो 10 डिग्रीज है फ्रॉम द वर्टिकल। तो 10 डिग्रीज फ्रॉम वर्टिकल हमारा टी एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा टी इस तरह एक्ट कर रहा है। और जो हमारे पास एन की वैल्यू होगी, जो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू होगी, वो बेसिकली नॉर्मल टू द सरफेस होगी। ठीक है, तो नॉर्मल टू द सरफेस इस तरह हो गया। तो इससे हमें क्या निकाल सकते हैं, हमने इससे निकालना है टी की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल वी आर इंटरेस्टेड इन टी, जो टेंशन जो टेंशन टी है वो क्या होगा। तो वो बेसिकली हमें पता है कि वो इस डब्ल्यू का कोई कंपोनेंट होगा। तो डब्ल्यू का क्या कंपोनेंट होगा, वो समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 जब करेंगे तो टी माइनस डब्ल्यू कॉस 10। तो ठीक है, तो क्योंकि हमने बेसिकली ये वाला कंपोनेंट फाइंड करना है, तो ये वाला कंपोनेंट किस तरह फाइंड करेंगे,
ये हम लोग t माइनस डब्ल्यू कॉस 10 करेंगे तो इक्वल टू 0 होगा, तो t इज इक्वल टू w cos 10। w की भी वैल्यू नहीं पता, w की वैल्यू हमने निकालनी है, वो बेसिकली mg से हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 100 kg वाले ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो 100 kg वाला जो ब्लॉक है उसकी जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो उसकी फ्री बॉडी डायग्राम देखें, आपके पास एक पुली है, ठीक है। पुली के ऊपर आपके पास दोनों साइड पे टी लग रहा होगा, ठीक है। ये दोनों बेसिकली उसको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि इसका मोशन मोस्ट प्रॉब्ली हम कह सकते हैं कि क्या नाम है, क्योंकि अब दो पार्ट है, राइट। एक पार्ट था कि अगर ये ऊपर की तरफ मूव होने स्टार्ट करे, ठीक है, इफ इट्स अबाउट टू स्लाइड अप, ठीक है, इफ इट इज अबाउट टू स्लाइड अप, तो वो बेसिकली हम लोग एफ मैक्सिमम ये ले लेंगे, ए पार्ट। और अगर हम लोग कहेंगे कि अच्छा पार्ट बी के अंदर अगर इट्स अबाउट टू स्लाइड डाउन, तो एफ मैक्सिमम बी ले लेंगे उसको, ठीक है। हम लोग स्लाइड भी इसकी मैं भेज दूंगा। तो क्या होगा फिर, हमने क्या करना है, हमने दोनों केसेस को कैटर करना है। एक केस जिसपे वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा हो, और एक केस जिसपे वो नीचे की तरफ मूव कर रहा हो। ठीक है, अब हम लोग 100 kg वाले ब्लॉक, 100 पाउंड वाले ब्लॉक की तरफ आ जाते हैं। तो इसका जो y एक्सिस और x एक्सिस है, अब हमने क्या किया, y एक्सिस और x एक्सिस ना टिल्ट कर दिया। x एक्सिस बेसिकली हमारा अलोंग द सरफेस है, और y एक्सिस परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं, ये y है और ये आपका x है। तो जब हम लोग समीशन fy करेंगे तो fy पे हमारे पास n आएगा, ठीक है। ये आपके पास n है, n नॉर्मल टू द सरफेस होगा, और जो 100 पाउंड जो डायरेक्टली डाउनवर्ड लग रही थी उसका हमारे पास y वाला कंपोनेंट आ जाएगा। तो y वाला कंपोनेंट पिछली दफा मैंने आपको बताया था कि किस तरह वो cos 20 की तरह के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। तो आपने मतलब वहां से देखना है कि कंपोनेंट किस तरह बनाना है। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रही है कॉस क्यों है या साइन क्यों नहीं है, तो ये कंपोनेंट आप खुद डायग्राम पे ड्रॉ करके उसको फाइंड करें। तो n की वैल्यू हमारे पास आ रही है 94 पाउंड्स। तो पार्ट ए हमारा था कि अगर मोशन हमारा डाउनवर्ड की तरफ जा रहा हो, अगर मोशन हमारा डाउनवर्ड की तरफ जा रहा होगा, अच्छा एक सेकंड, हाँ, तो मोशन अगर हमारा डाउनवर्ड की तरफ जा रहा हो तो इसका मतलब कि हम लोग बेसिकली फ्रिक्शन हमारी अपवर्ड लग रही है। तो फ्रिक्शन हमारी अपवर्ड लग रही है, तो अगर फ्रिक्शन हमारी अपवर्ड लग रही है तो अगर हम लोग समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 अप्लाई करें, तो अब हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर, ठीक है, पॉजिटिव एक्सिस आपका ये डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है, 2t की फोर्स लग रही है, तो इसको हम लोग 2t कह सकते हैं। हमारे पास एफ मैक्सिमम की फोर्स लग रही है जो कि ये अपवर्ड है, और हमारे पास जो 100 पाउंड आपकी जो ये वाली 100 जो वेट वाला 100 पाउंड है, इसका आपके पास एक कंपोनेंट होगा जो कि सरफेस के लॉन्ग होगा, तो वो -100 sin 20 होगा। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, एफ मैक्स की जो वैल्यू होगी, एफ मैक्स की जो वैल्यू होगी वो म्यू एस एन से फाइंड करेंगे। एन बेसिकली हमने यहाँ फाइंड किया था, और म्यू एस हमें ऑलरेडी गिवन है, तो बेसिकली एफ मैक्स की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली, वो वैल्यू इतनी आती है। तो यहाँ से जब टी की वैल्यू ये होगी तो हम लोग बेसिकली डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जो दूसरा केस है वो ये है कि जब मोशन आपका ऊपर की तरफ जा रहा हो, जब मोशन आपका ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो फ्रिक्शन आपकी डाउनवर्ड लग रही होगी। जब फ्रिक्शन आपकी डाउनवर्ड लग रही होगी तो आपकी जो पिछली इक्वेशन है उसके अंदर सिर्फ आपका ये वाला पार्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ ये दोनों चीजें चेंज हो जाएंगी। तो इस पे जब आप सॉल्व करेंगे तो W की वैल्यू आपकी ये आंसर आ रहा होगा। तो आपके पास ये बेसिकली ये दो रेंज बन गई। तो जो आपकी अलाउबल रेंज है फॉर दिस एम वो 3.05 और 37.7 पाउंड के दरमियान है। तो इसके दरमियान जो भी वेट होगा तो ये वाला 100 kg कुछ मूव नहीं करेगा।
मगर हल्का सा भी अगर हम लोग इस वेट से नीचे चले जाएं या इस वेट से ऊपर चले जाएं तो ये ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करेगा। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो ये बेसिकली ये डिफरेंट सवाल इस तरह हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं, हमने बेसिकली क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर ओपन करने से पहले हम लोग अटेंडेंस ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कहते हैं, आप लोग अपना अटेंडेंस अपनी चैट के अंदर लिखना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो अटेंडेंस साथ साथ मार्क करें और अगर किसी का कोई सवाल है तो वो हमसे पूछ लें। ओके, बाय द वे जाने से पहले आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि कल हमारा एक छोटा सा क्विज होगा क्लास के अंदर। मैं ये साथ व्हाट्सएप चैट के अंदर भी लिख लेता हूँ और आज ही मैं ये वाली जो लेक्चर है ये अपलोड कर दूंगा। एट द सेम टाइम जो आपकी स्लाइड्स हैं वो भी मैं आपको दे देता हूँ। जी अब्दुल्ला। सर वो मैंने आपसे ये कहना था कि सर कभी कभार ना कंफ्यूज हो जाता हूँ, अगर जनरली पिक्चर को देखो ना तो फिर ठीक है। सर जी अगर हम ट्रेडिशनली क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर जाएं तो आपने एक्सिस के ऊपर बना के वाई एक्सिस के ऊपर जितने कंपोनेंट्स होते हैं आप उस तरह करके टेंशन वगैरह सॉल्व करते हैं। जी। लेकिन सर अब अगर मैं आप पिक्चर देखूं तो पिक्चर में सर जी मुझे ये फील आ रही होगी कि जो 100 kg का जो है जो भी वेट है हम्म। उस वो भी टेंशन के ऊपर डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है। टेंशन के ऊपर डायरेक्टली मतलब? सर मैं आपको अगर ड्रॉ करके एक मिनट दिखाता हूँ जी। कि सर ये वाली है चीज, ये इधर आ रही है तो ये टेंशन इसको भी तो ये यहाँ पर करेगी ना। ये चीज अगर पीछे आ रही है तो ये टेंशन को अफेक्ट तो करेगी ना। हाँ डेफिनेटली, जो 100 kg 100 जो आपके पास ये वाली जो 100 kg का जो कंपोनेंट है वो टेंशन के साथ उसका रिलेशन है, जिसकी वजह से हमने समीशन एफ एक्स की जब इक्वेशन के अंदर टेंशन और एफ और कितनी जो वेट है उनको एक ही इक्वेशन के अंदर लिखा हुआ है। ओ सही 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 सही, ठीक 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 सर जी, ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह खैर, ठीक हो ठीक है, ओके। गया। और अल्लाह हाफिज। जी। अच्छा, और अली ने हाथ रेस किया हुआ है। अली, जी अली बताएं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। मेरा ये सवाल था कि आपने जो पहला लेक्चर था ना जो मैं आपसे क्लास में शुरू में पूछने लगा था उसमें ये था जी कि आपने कहा है कि फ्रिक्शन जो है टेंजेंशियल फोर्स होती है। ठीक टेंजेंशियल है। फोर्स जो होती है सर वो तो किसी राउंड पाथ पे जनरेट करती है, हमेशा फ्रिक्शन किसी राउंड पाथ पे तो फ्रिक्शन नहीं की आप होती। कह रहे हैं, टेंजेंशियल क्या चीज? टेंजेंशियल फोर्स सर उसमें आपने बताया हुआ है उसको फ्रिक्शन को। टेंजेंशियल, ठीक है ठीक है। तो वो ओके। क्यों सर, वो तो राउंड पाथ पे हमेशा तो नहीं नेक करती, तो फिर आपने क्यों कहा हुआ है? अच्छा देखिए, मैं उसका बताता हूँ। अगर हम लोग चलिए यहाँ, अच्छा इधर नहीं हो रहा, एक सेकंड। ठीक है, और राइट। तो देखें, लेट्स से कि हमारे पास ये वाली एक ग्राउंड है जो कि इस तरह है। अगर आपके पास एक बॉडी है जो कि इसके ऊपर लाई कर रही है, तो नॉर्मल तो आपका नॉर्मल टू द सरफेस लग रहा होगा, अपवर्ड। ठीक है, जो फ्रिक्शन होगी वो कहाँ होगी? फ्रिक्शन होगी टेंजेंशियल टू द सरफेस। टेंजेंशियल टू द जी सर। सरफेस का मतलब कि अगर आपका मोशन इस तरफ है तो इसका जो टेंजेंट इधर बनता है तो ये आपकी फ्रिक्शन होगी। जी सर। ठीक है, तो बेसिकली टेंजेंशियल इज जस्ट अ वे ऑफ सेइंग कि वो सरफेस के अलोंग होगी। ठीक है, दिस जी इज व्हाट सर आई मीन यही कि जब होएगा वो सर, मगर मैं टेंजेंशियल ये फोर्स पूछा होगी। था हमेशा तो नहीं ना सर कर्व पाथ होता? हमेशा टू द क्या? हमेशा कर्व पाथ तो नहीं ना होता सर? डेफिनेटली, अगर कर्व फिर पाथ ना स्ट्रेट भी पाथ। हो, अगर स्ट्रेट पाथ भी हो, तो स्ट्रेट पाथ के अंदर भी अगर आपके पास नॉर्मल सरफेस नॉर्मल फोर्स यहाँ लग रही है तो जो स्ट्रेट लाइन का जो टेंजेंट होता है वो भी इसी के साथ होगा।
सर टेंजेंट हमेशा सर राउंड पार्ट पे नहीं एक्ट करता होता है सर्कल के अलोंग, मतलब कि किसी कर्व के अलोंग? नहीं, अगर हम लोग सरफेस पे है ना, तो सरफेस पे टेंजेंट का मतलब है कि वो आप सरफेस के लॉन्ग ही है। परपेंडिकुलर का मतलब होगा कि अगर आप जैसे ये नॉर्मल की तरह परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे होंगे, अच्छा सर, मतलब राइट? टेंजेंट जो है ना किसी का नॉर्मल पाथ पे भी एक्ट कर सकता है क्या? डेफिनेटली। आप ये देखें ना, अगर मैं सर्कल इस तरह बनाऊं, तो जो मेरी जो फोर्स होगी वो बेसिकली ये मेरा टेंजेंट बन रहा है, ठीक है। और अगर मैं सारी ड्राइंग्स को क्लियर करके मैं एक बहुत ज़्यादा बड़ा सरफेस बनाऊं, तो इसका ये वाला बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन लग रही है, राइट? तो इसका जो टेंजेंट होगा वो भी इसी तरह यहाँ होगा। तो तो इवेंचुअली अ, तो इवेंचुअली अगर मैं एक इस तरह का सर्कल बनाऊं जो बिल्कुल ही उसकी स्ट्रेट लाइन हो, राइट? तो इस पॉइंट पे मेरे पास जो टेंजेंट होगा वो सी सरफेस के अलॉन्ग ही होगा, ठीक है। तो मैं अभी सही तरह ड्राइंग बना नहीं सक रहा, ठीक है। सही हो गया सर। अच्छा सर, फिर इसका ये मेरे ख्याल से मेरे ज़हन में एक आ रही है लॉजिक की, ये तो नहीं लॉजिक कि जो है ना अर्थ स्फीयर है, तो उस वजह से जो है ना इस अर्थ फोर्स को जो है ना टेंजेंशियली फ्रिक्शन फोर्स कंसीडर किया जाता है? फिर से रिपीट करें, अर्थ का क्या? मैं कह रहा हूँ सर कि आपने अर्थ स्फीयर है ना सर, हम्म। तो इसमें ये लॉजिक तो नहीं अप्लाई होता कि अर्थ स्फीयर है इस वजह से जो है ना हर सारी फोर्सेस जो है ना टेंजेंशियल है, कि है तो राउंड पाथ ही ना। अब नहीं नहीं, इस तरह नहीं होगा। हम तो सिर्फ एक क्लोज फ्री बॉडीज को देख रहे हैं ना, तो फिर क्या कहते हैं, यहीं इस चीज को देख लें। इसको मैं आपकी तरफ बात पे आता हूँ, मगर बेसिकली ये चीज नहीं है। मुझे क्लास एंड होने से पहले बाकियों के भी क्वेश्चंस लेने हैं, तो मैं सिर्फ हसन का ले लेता हूँ, आपकी तरफ मैं बात पे आता हूँ, ठीक ठीक हो गया। है। जी हसन। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये स्टडी से रिलेटेड नहीं था कि क्विज के सिलेबस क्या होगा, ये बस पूछना था जी जी, इसमें। मैंने क्या कहते हैं आपको मैं थोड़ा सा लेट। उस चैट के अंदर भी बता दिया। बेसिकली सेंट्रॉइड जो हमारा पिछला चैप्टर था, उसमें से क्विज होगा आपका, ठीक हो गया सर। ठीक है। तो सेंट्रॉइड्स के रिलेटेड मैंने सारी वीडियोस भी डाल दी हैं। मैंने इवन जो मैंने पीडीएफ जिसके थ्रू मैं स्लाइड्स बनाता हूँ, ये भी मैंने अपलोड कर दिया है। और बुक के अंदर भी क्या कहते हैं, आप उसके सवाल सारे देख सकते हैं। तो बेसिकली क्विज वहां से होगा। सर क्विज कैसा होगा, एमसीक्यूज टाइप होगा? क्विज अच्छा होगा। नहीं, ओके सर, एमसीक्यूज नहीं होगा डेफिनेटली। ठीक है। ठीक है। अच्छा, हुसैन ने भी आंसर हाथ रेस किया हुआ था, तो अगर हुसैन आप पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लें। ठीक है, तो इसके अलावा बेसिकली चैट के अंदर ओके, तो कुछ लोगों ने लिखा हुआ है कि अम, ठीक है। ओके, तो एनीवे आपका क्विज सेंट्रॉइड से होगा आज, और क्या कहते हैं कल, मतलब। और उसको वेल प्रिपेयर करके आएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, मैंने आपको ऑलरेडी आप में वीडियोस पे देख लें। आपने सिर्फ एक टेबल बनानी होती है, और टेबल के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कॉलम्स क्या होते हैं। सिर्फ सेंट्रॉइड्स वाले चैप्टर के अंदर जो पूरी गेम होती है वो ये होती है कि आपने जो जो सेंटर्स होते हैं उनको अपने ओरिजिन के हिसाब से क्या डिस्टेंस है उनका, और दैट्स इट। मतलब इसके अलावा और कोई मसला नहीं होता। सिर्फ मसला ये होता है कि स्टूडेंट्स ट्राइंगल के अंदर खास तौर पे, तो ट्राइंगल को स्पेशली अभी से मैं बता रहा हूँ, सॉर्ट ऑफ लाइक अ हिंट भी है। ट्राइंगल कल के लेक्चर पे आएगा। ट्राइंगल का आपने केयरफुली देखना है कि सेंट्रॉइड किस तरह होता है। तो अगर ट्राइंगल आपका अपराइट है तो उसका सेंट्रॉइड किस तरह फाइंड करते हैं, अगर ट्राइंगल बैठा हुआ है तो उसका किस तरह होगा। तो बेसिकली आप इस चीज़ को रिवाइज करके आ जाएं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, ठीक है, ऑब्वियसली। मगर कि कितने क्विज होगा, तो उसको रिवाइज करके आ जाएं। अगर कुछ सवाल हैं तो अभी पूछ लें। अगर आपने सेंट्रॉइड्स आपने हिम्मत करके उसको अभी तक पहले रिवाइज किया, तो आई एम प्रीटी श्योर कि अभी तक किसी ने बुक खोल के देखी नहीं होगी। जी हाँ, हनान।
तो इसका टाइम कितना देंगे? इसका टाइम तो अभी मैंने डिसाइड नहीं ज़्यादा किया, देर से वो प्रॉब्लम बनाने के बाद ही डिसाइड करूंगा, मगर शुड बी थोड़ा अराउंड ज़्यादा 15 to 20 minutes। सर टाइम पे वो कनेक्शन एरर हो गया था, रह गया, तो कल भी कनेक्शन एरर हो जाता सर, तो टाइम कोई थोड़ा ज़्यादा मसला दे नहीं, दीजिएगा। ओके सर। ठीक है ठीक है। तो अगर किसी ने अटेंडेंस मार्क नहीं की हो तो अभी मार्क कर लें। अली का फिर सवाल है। जी अली, सर आप हमें जो स्लाइड्स हैं सर वो वैसे दे सकते हैं सर? आपने मैंने दे दी हैं, वीडियो लेक्चर से सारी स्लाइड्स दे दी हैं आपको। स्लाइड सारी स्लाइड्स दे दी हैं सर? मैं एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीन कहाँ है आपकी? गूगल क्रोम, ये होपफुली क्रोम की स्क्रीन नजर आ रही है अली? जी सर नजर आ रही है। जी, तो आप यहाँ क्लास वर्क के अंदर जाएं और स्टडी मटेरियल के अंदर ये मैंने इसका चैप्टर 5 का ये जो सेंट्रॉइड्स वाला है, जी सर। इसकी सारी स्लाइड्स यहाँ पड़ी हुई हैं। चैप्टर 4, चैप्टर 3, 2 और कितने हैं ठीक हो हमारे गया सर, थैंक यू सर। बाकी चैप्टर 1 और 2 के भी अगर मुझे मिली तो मैं असल में अपलोड कर वीडियो दूंगा। लेक्चर देखने से टाइम बच जाता है। हाँ, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी सारे यहीं ठीक हैं है सर। ऑर्गेनाइज हुए हुए, तो आप देख सकते हैं। ओके, तो अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो आप सारे जा सकते हैं। ईद की छुट्टियां कब हो रही है? यार ईद की छुट्टियां, ईद आपकी वो है ना संडे को आ रही है ना? तो अच्छा एक मिनट बिलाल, आप जी सर। अटेंडेंस यहीं मार्क करें, यहीं अपना नाम रोल नंबर लिख दें। बेसिकली ईद की छुट्टियां ऑफिशियली तो आपकी फ्राइडे से स्टार्ट हो रही हैं। संडे की छुट्टी आ रही है ना, तो फ्राइडे को छुट्टी वाला दिन होगा। तो मगर क्योंकि हम लॉकडाउन के अंदर, तो आई डोंट नो वो छुट्टी देते हैं या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम सारे घर पे बैठे हुए। तो देखते हैं। अच्छा लेक्चर्स में ना खास तौर पे मैं अभी कंपेयर कर रहा था हमारे सेक्शन ए के साथ। तो सेक्शन ए वाले थोड़े से आगे हैं अभी, वो लोग क्या कहते हैं तकरीबन ख़त्म करने वाले हैं। तो बेसिकली जो इसके अलावा जो हम लोग अभी फ्रिक्शन के जो चैप्टर कर रहे हैं ना, तो फ्रिक्शन के चैप्टर में से आई बिलीव कि सिर्फ एक और एग्जांपल है जो कि मैं आपको कल की क्लास के अंदर समझा दूंगा। वो थोड़ी आज वाली एग्जांपल से हट के है, मतलब वो ब्लॉक से थोड़ी हट के है। उसके अलावा ना एक स्पेशल टॉपिक्स का हम लोग बेसिक स्पेशल टॉपिक्स करके ना चैप्टर 5 के अंदर से हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं देखे। तो अगर आपने चैप्टर 5 की बुक देखी हो तो उसके अंदर हमने सिर्फ सेंट्रोइड किया था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसके अंदर एक टॉपिक होते थे जो कि दूसरे वाले सर ने करवाया था, तो वो भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो बेसिकली अब आज तो बेसिकली इतना ही है। एज फॉर आपकी यूनिवर्सिटी का खोलना, यूनिवर्सिटी तो मेरे ख्याल से जुलाई 15 तक ही नहीं खुलेंगी, और आई एम नॉट इवन श्योर कि जुलाई 15 के बाद भी क्या होगा। तो जस्ट प्रे होपफुली सब कुछ ठीक हो और सब कुछ मैनेज हो जाए। ठीक है, तो ये है। ओके, तो आप लोगों की अगला लेक्चर स्टार्ट हो गया होगा, तो मीटिंग को एंड करते हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें। अच्छा ठीक है, मीटिंग एंड होने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने बात करनी थी। आप लोग कितने स्टूडेंट्स रहते हैं यहाँ? 32 रहते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि आज जो कल वाली रात थी वो हमारी 23rd की रात थी, 25th की रात थी, थिंक 25th की रात थी, राइट? तो 27th की रात परसों आएगी। तो उसके लिए अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया तो डेफिनेटली उसके लिए कुछ प्रिपेयर करें अपने आप को। और एक मैं चाह रहा था पिछली क्लास में भी बता देता, फ्राइडे को मैं टाइम नहीं मिला। बेसिकली आप सबको पता है कि लैलतुल कदर होती है, आपने इसकी कोई वीडियोस भी देखी होंगी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और 1000 मंथ्स का आपको सवाब मिलता है एंड व्हाट नॉट। तो उसके अंदर डेफिनेटली आपने ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कोशिश करनी होती है कि नमाज़ें पढ़ें, कुरान पढ़ें, दुआएं मांगे। तो एक अच्छी ट्रिक जो कि मुझे भी काफ़ी मतलब आप लोगों की एज पे जाके पता चली थी, वो ये थी कि क्योंकि हमें हमारा यही मानना होता है कि जो आखिरी 10 दिन होते हैं, हदीसों के अंदर यही है कि आखिरी 10 दिन के अंदर हमने वो नात ढूंढनी होती है, एंड वी आर नॉट श्योर कि वो कौन सी रात होती है।
इट कैन बी 27, इट कैन बी 25, पर हमें ये पता है कि वो ऑड नाइट हो सकती है, तो इवन इट कैन बी 21 या 23। तो इंस्टेड ऑफ डिबेटिंग ऑन कि वो कौन सी रात है एंड उसी रात पे हम लोग जाके बैठे, तो इट मे बी कि अगर हम लोग इस तरह करें तो इट मे बी कि हम लोग एक जिस दिन रात नहीं थी, जो हमने समझा कि उस दिन रात नहीं थी मगर उस दिन रात हुई, तो हम लोग वो क्या कहते हैं, राइट, तो वो हमने लूज कर सकते हैं। तो उसका बेहतर तरीका यही होता है कि आप लोग चारों मतलब 10 के 10 दिन पे अपनी इबादत को अच्छी तरह कंटिन्यू रखें, सच दैट कि आप क्योंकि हमें पता है कि 10 दिन के अंदर कहीं ना कहीं तो वो आएगी। तो अच्छी ट्रिक ये होती है, अब जैसे आपको पता है कि यार अगर उस लैलतुल कदर पे अगर आप कोई दुआ मांगे तो इट विल डेफिनेटली बी एक्सेप्टेड। तो अच्छी ट्रिक ये होती है कि आप क्या करें कि आप अपनी एक कॉपी खोलें, अपनी अपनी कोई पर्सनल डायरी होगी या फिर पर्सनल कॉपी होगी, उसके अंदर ना अपनी दुआ लिस्ट बनाएं कि मैं मतलब क्या क्या चीज़ों की दुआ मांगना चाहता हूँ। मैं दुआ मांगना चाहता हूँ कि मेरे अच्छे ग्रेड्स आ जाएं, मैं लाइफ के अंदर कामयाब हो जाऊं, मेरे पास एक फरारी गाड़ी आ जाए, मेरा घर इस्लामाबाद के अंदर बन जाए कहीं, और मतलब इस तरह की आपकी जो भी लिस्ट होगी आप कर सकते हैं उस पर। मतलब छोटी से बड़ी चीज आप उस पर लिख लें, और हर रात को मतलब आखिरी 10 दिन की हर रातों को आप बैठ के बस वो दुआ की लिस्ट खोलें और उन दुआ की लिस्ट में से एक ही दफा गो थ्रू करके अलमिया से दुआ मांग लें। तो हमें पता है कि उस 10 दिन के अंदर कहीं ना कहीं तो आपकी दुआ एक्सेप्ट होगी अगर आप हर रोज मांग रहे हो, राइट। तो ये बेसिकली ट्रिक होती है। दूसरी ट्रिक ये होती है कि आप हर 10 दिन के अंदर छोटा सदका दें। तो इट कैन बी लाइक 50 रुपीज, इट कैन बी 10 रुपीज या 100 रुपीज। तो एक ना एक दिन तो लैलतुल कदर होगा ना, तो उस लैलतुल कदर पे आपको क्या कहते हैं थाउजेंड्स टाइम ज्यादा सवाब मिलेगा, राइट। तो बेसिकली कितने इस तरह करें तो होपफुली आपकी दुआ एक्सेप्ट हो जाएगी। मैं भी आप लोगों के लिए दुआ मांग रहा हूँ, मैंने पहले भी मांगी थी, तो अल्लाह आप सबको कामयाब करे आपके एग्जाम्स के अंदर, लाइफ के एग्जाम के अंदर, और क्या कहते हैं इसके अलावा भी सबको ठीक रखे। तो मैं चाहूँगा आप भी मेरे लिए दुआ मांगे, तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और कोशिश करें दुआ ये कोरोना वायरस के ऊपर भी मांगे कि ये अलमिया सब जिनको जो भी अफेक्ट हुए उनको हेल्प दे, और क्या कहते हैं बाकी किसी को अफेक्ट नहीं होने दें, और इस डिजीज को खत्म कर दे। ठीक है, तो होपफुली फिर यहीं एंड करते हैं, तो अगली क्लास में मिलते हैं फिर। ओके, अल्लाह हाफिज।